सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में अपने एनिमल्स और अपने प्लांट्स को विथ देयर हैबिटेट और विथ देयर एडेप्टिव कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करने के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वो एनिमल्स और उस प्लांट्स का क्या क्या हैबिचुअल एरिया है या क्या क्या उनके कंडीशन से अडेप्ट होने का उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, इस चैप्टर को टोटल हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को टोटल हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे और इस चैप्टर के टोटल टॉपिक्स को हम लोग हाफ डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको पार्ट 1 में हाफ पार्ट और पार्ट 2 में हाफ पार्ट पढ़ेंगे। और ये हम लोग का जो पार्ट होगा वो हमारा आज का पार्ट 1 होगा इस चैप्टर का। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फिर हम लोग बोलेंगे स्पीशीज और उनके टाइप्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेड डेटा बुक के बारे में, फ्लोरा के बारे में, फौना के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये सारा एक ऐसा ये सारा आज का टॉपिक्स है, इस पार्ट के टॉपिक्स है, ये सारा टॉपिक्स हम लोग इस अपने फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि है आपका बायोस्फीयर। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि बायोस्फीयर का इंट्रोडक्शन, कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर एक ऐसा आपका प्रोटेक्टेड पार्ट होता है, एक ऐसा आपका प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां लाइफ होती है। लाइफ यानी लिविंग थिंग्स जहां होते हैं। अब लिविंग थिंग्स आपके 3 पार्ट में, एक आपके एक्वेटिक लिविंग थिंग्स भी होते हैं, फिर आपके एरियल लिविंग थिंग्स भी होते हैं, फिर आपके लैंड एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लाइफ को सपोर्ट करने का या तीनों तरह के लाइफ को अपने अंदर रखने का जो भी एरिया है, जो भी रीजन है, उनको कंटिन्यू, उसको कंबाइंड फॉर्म में आप क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। बायो का मतलब हुआ कि लाइफ और स्फीयर का मतलब हुआ कि रीजन, यानी कि वो सारा ऐसा रीजन, वो टोटल रीजन जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, वो टोटल रीजन जहाँ पे लाइफ सपोर्टिव हो, वो टोटल रीजन को आप क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। इनफैक्ट ये बायोस्फीयर को हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन के आधार पे, और ये कौन कौन से रीजन किस तरीके से लाइफ को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से आपके लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनके बेसिस में बायोस्फीयर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर का फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका वो होगा एटमॉस्फेयर, दूसरा पार्ट होगा लिटोस्फीयर। बायोस्फीयर का दूसरा पार्ट होगा लिटोस्फीयर और तीसरा पार्ट होगा आपका हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आपको बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो लिविंग थिंग्स है वो भी 3 तरह के, एक आपका एक्वेटिक, एरियल, लैंड एनिमल्स या प्लांट्स। तो वैसे एनिमल्स या वैसे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एरियल हो, जो हवा में रहते हो, जो आसमान में रहते हो, जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हो, उनके लिए हमारा एटमॉस्फेयर है। लिटोस्फेयर हमारे अर्थ के क्रस्ट के लिए या क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, उस क्रस्ट मेंटल में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए लिटोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए आपका ये हाइड्रोस्फेयर हुआ। तो कहने का मतलब है कि बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर आपका लाइफ सपोर्टिव एरिया है, लाइफ सपोर्टिव रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होता है और जहाँ पे लाइफ होता है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके के हैं, वो आपके एरियल हैं कि आपके वो लैंड वाले हैं कि एक्वेटिक है, उनके लिए 3 तरह के बायोस्फीयर के बारे में आपको हम बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो डाइवर्सिटी आप समझिए, डाइवर्सिटी जो वर्ड है, इस वर्ड का ही मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी जो वर्ड है, इस वर्ड का ही मतलब होता है वैरायटी, और बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जितने भी लाइफ कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या सिंपल आप ये कह सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंट फॉर्म है, अलग अलग जो तरीका है, अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग जो अवस्था है, या उनका जो वैराइटीज है, उसी को आप क्या कहते हो, बायोडाइवर्सिटी कहते हो। यानी कि हमारे अर्थ पे जितने अलग अलग फॉर्म के, जितने डिफरेंट फॉर्म्स के लाइफ पॉसिबल है, जितने डिफरेंट फॉर्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल हैं, उन सारे डिफरेंट फॉर्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप एक नाम देते हो और वो होता है आपका बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका प्लांट, ठीक है,
ये आपके बिग एनिमल्स, यहाँ पे आपके कुछ इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ आपकी स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं कुछ आपका, ये देखिए ये हेन है, ठीक है, रेप्टाइल्स भी हैं, कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं। तो इन सारे डिफरेंट फॉर्म्स को बना के हमारा ये क्या बना है, बायोडाइवर्सिटी बना है, जिसका ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे आसपास या हमारे बायोस्फीयर, जो 3 तरह के स्फीयर के बारे में होता है, जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या होते हैं, रहते हैं, उनको अपना हैबिटेट बनाते हैं, उनको अपना एडेप्टिव कंडीशन बनाते हैं या उसमें अडेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बायोडाइवर्सिटी। अब जानना है इस बायोडाइवर्सिटी से बढ़ के कि स्पेसीज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का ही एक स्पेशल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में और हम लोग स्पेशलिटी निकालें तो उसमें आपका आता है क्या, स्पेसीज। स्पेसीज आपका एक ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, स्पेसीज आपका एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो सेम स्ट्रक्चर या सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, या उनको ये भी आप कह सकते हो कि जो अपने ही एक खास ग्रुप में इंटरब्रीड करे, अपने एक खास ग्रुप में रिप्रोडक्शन करे और अपने पेरेंट यानी कि खुद के अंदर से प्रोजेनी को यानी कि ऑफस्प्रिंग को यानी कि बेबी का फॉर्मेशन कराए, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसीज कहते हैं। स्पेसीज फिर से हम लोग समझते हैं कि स्पेसीज आपका एक कलेक्शन है, एक पार्टिकुलर ग्रुप है, एक ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, जिनका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनको अब वो लोग अपने अंदर ही क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। वो लोग दूसरे किसी कलेक्शन के पास, दूसरे किसी ग्रुपिंग के पास नहीं जाते हैं, वो अपने ग्रुपिंग में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद पेरेंट बॉडी से ऑफ स्प्रिंग को परफॉर्म करते हैं या पेरेंट बॉडी से प्रोजेनी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उन पार्टिकुलर ग्रुप को, उस पार्टिकुलर कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, स्पेसीज कहेंगे, यानी कि स्पेसीज जिसकी हिंदी होती है जाति प्रजाति। तो ये आपके एक ऐसे कलेक्शन को, एक ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चरल जो फेस होता है वो सेम होता है, जिनका बॉडी फंक्शन जो होता है, जिनके लाइफ फंक्शन जो होते हैं, लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। इनफैक्ट वो अपने ही अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही अंदर इंटरब्रीडिंग करते हैं और फिर प्रोजेनी को या ऑफस्प्रिंग को या बेबी को वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपको थोड़ा सा स्पेसीज को एक एक्सप्लेन्ड फॉर्म में और एक ब्रीफ फॉर्म में आपको हम बताना चाहें। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन नेम जिसका जो आपका कैट होता है, ये कैट, जिस कैट का साइंटिफिक नेम होता है फिलस कैटस, ठीक है, फिलस कैटस। इस कैट का जो साइंटिफिक नेम है वो फिलस कैटस। और ये जितने भी आप यहाँ पे लाइफ को देख रहे हो, जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, ये सारे के सारे सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो फैमिली आपका होता है कैट फैमिली। अब इन सबको एक ही स्पेसीज में रखा गया और वो स्पेसीज कौन है, फिलस कैटस। तो या फिलस कैटस, तो ये सबको एक ही स्पेसीज में रखा गया है। अब इन सबको एक ही स्पेसीज में रखने का जो मेन रीजन है वो ये है कि वो बाय स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं, ठीक है, बाय फंक्शन लगभग सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं और प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैट फैमिली के ही कुछ मेंबर हैं, जिसमें लायनेस, कब, लायन, वाइट लायन, टाइगर, लियोपार्ड, कब, वाइट टाइगर, चीता, लियोपार्ड कैट, ऑसिलट, ठीक है, कुछ आपकी इसमें स्नो लियोपार्ड, ठीक है, पूमा, लाइनेक्स, वाइट लायन, ठीक है, जैक्वार रेंच, ब्लैक कैट,
ये आपको कहीं कहीं दिखती है, ठीक है। ये सारे जो फैमिली है ये टोटल क्या है, ये कैट फैमिली है। यानी कि आपको एक स्पेसीज आपको बताएं, इसी तरीके से स्पेसीज होता है कि एक पार्टिकुलर ग्रुप होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिनके पास स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन सेम, इंटरब्रीडिंग का जो एबिलिटी होता है, खुद के अंदर ही इंटरब्रीडिंग करने की एबिलिटी होती है, खुद के अंदर इंटरब्रीडिंग करके वो फिर वो क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये स्पेसीज जो होते हैं वो डिफरेंट बेसिस पे कितने पार्ट में बांटे जाते हैं। तो टोटल स्पेसीज को हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं। एंडेमिक स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज, वल्नरेबल स्पेसीज, रेयर स्पेसीज और थ्रेटेंड स्पेसीज। एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर और थ्रेटेंड। सबसे पहले अगर हम आपको अपने फर्स्ट पार्ट यानी कि एंडेमिक स्पेसीज के बारे में बताएं, तो एंडेमिक स्पेसीज आपका एक ऐसा कलेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का, ये एक ऐसे लाइफ के कलेक्शन होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये यूनिट होता है जो एक पार्टिकुलर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्पेसीज के बारे में, जो कि हमारा है एंडेमिक स्पेसीज। तो एंडेमिक स्पेसीज आप उस स्पेसीज को कहते हैं जिसमें आपके कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप, प्लांट्स या एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ एक खास क्षेत्र में, एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता हो। प्लांट्स का ग्रुप या एक एनिमल्स का ऐसा ग्रुप जो एक पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता हो, उसके सिवा और कहीं नहीं पाया जाता हो, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप बोलोगे एंडेमिक स्पेसीज। यानी कि इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये पार्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, ये पार्टिकुलर रीजन या पार्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला स्पेसीज। जैसे आपको हम ऐसे फ्लोरा के बारे में यानी कि ऐसे 2 प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक खास पार्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि आपका सॉल है, सॉल या जो आपका वाइल्ड मैंगो है, ठीक है, सॉल हो गया, वाइल्ड मैंगो हो गया, ये आपके 2 ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ और सिर्फ पचमारी बायो रिजर्व में ही पाए जाते हैं। पचमारी बायो रिजर्व, पचमारी बायो रिजर्व में ही पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपको हम एग्जांपल दिए समझने का कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। तो प्लांट्स या एनिमल्स का वो ग्रुप जो एक सिंगल पार्टिकुलर एरिया में पाया जाए, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था हम लोग का तो एंडेमिक स्पीसीज के बाद हमारा आता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। चलिए थोड़ा सा एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में समझ लेते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है। समझिए कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज हम किसे कहते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज आप उस स्पीसीज को कहते हैं जो लंबे समय तक हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सके। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, उनके एडेक्टिव कंडीशन हो सकते हैं, उनका हैबिटेट खत्म हो सकता है, उनके रहने सहने, उनके खाने पीने या उनके शेल्टर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो खत्म हो गई थी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि ऐसे स्पेसीज जो हमारे अर्थ पे लंबे समय तक एग्जिस्ट ना कर पाए और आज के समय में वो बिल्कुल हमारे लिए क्या हो चुके हो, आपके विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हो, उस तरह के स्पेसीज को हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट स्पेसीज कहेंगे। पहले वो भी एंडेमिक हुए होंगे और एंडेमिक के बाद वो क्या हो गए होंगे, एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। अब एक्सटिंक्ट स्पेसीज अगर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, जानते हैं, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डायनासोर। जो सबसे पहला नाम आता है, कितना इस पे मूवीज बन गई, कितने इस पे आपके ग्राफिक्स बन गए, एनिमेशन बन गए। तो डायनासोर जिसको हम लोग सिर्फ टीवी में, मूवी में या फोटो में ही देखे हैं, इसको हम लोग रियल में नहीं देखे हैं, हमारे पूर्वज भी इसको नहीं देख पाए हैं, क्योंकि ये डायनासोर बहुत पहले ही आपका क्या हो चुका था, एक्सटिंक्ट हो चुका था। बहुत पहले इनकी संख्या जो हुई थी विलुप्त हो चुकी थी। तो ये ऐसे स्पेसीज है जो सिर्फ अब एक माइथोलॉजिकल रह चुके हैं, सिर्फ अब एक कहावत के रूप में रह चुके हैं, जो फोटोज में, मूवीज में ही देखने को मिलते हैं। तो ये आपके स्पेसीज जो इनकी संख्या, इनके नंबर अब एक भी हमारे अर्थ पे नहीं बची है, उनको हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। एक और आपका स्पेसीज है जो कि आपका होता है डोडो। डोडो के बारे में बताएं तो डोडो आपका एक फ्लाइटलेस बर्ड है।
फ्लाइटलेस बर्ड है जो हमारे ओशियन में पाई जाती थी। ये भी आपकी उस ओशियन के लिए एंडेमिक थी, एक पार्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती थी। तो डोडो भी लास्टली 16th-17th सेंचुरी में आपको देखने को मिली और उसके बाद ये भी क्या होगी, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी। तो डायनासोर और डोडो ये दोनों आपके एक्सटिंक्ट स्पीसीज के क्या है, एग्जाम्पल हैं। थोड़ा सा और हम देखिए कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बाद आपका तीसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है इसको समझिए। तीसरा जो है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज आप किस तरह के स्पीसीज को कहेंगे, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज आप उस स्पीसीज को कहेंगे जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे आसपास या हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में हो और वो क्या होने वाले हो, तुरंत एक्सटिंक्ट होने के गार पे हो। उनकी संख्या इतनी गिर चुकी है, उनका हंटिंग इतना हो चुका है कि वो तुरंत एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, चांसेस ज़्यादा हो, उस तरह के स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब कि वैसे स्पीसीज जो खतरे में हो, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो थोड़ा सा इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं। ये देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो इंडेंजर्ड में, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। इंडेंजर्ड की संख्या आज भी है और उसकी संख्या को कंजर्व करना हमारा काम है। डायनासोर की संख्या को कंजर्व करना हमारा काम है क्योंकि ये इंडेंजर्ड में आ चुके हैं और इंडेंजर्ड के बाद आपका जो स्टेप होता है वो होता है एक्सटिंक्ट का। तो अगर कोई प्लांट का ग्रुप, अगर कोई एनिमल का ग्रुप अगर एक्सटिंक्ट में गया तो फिर हमारा जो फ्यूचर है वो उसको बिल्कुल नहीं देख सकता है। तो जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको किस तरीके से कंजर्व करना है, उनको कंजर्व करना ये हमारा काम है। तो एग्जाम्पल के रूप में ब्लू व्हेल है या जो डायनासोर है, ये टोटल क्या है आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज के बाद आपका आता है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज जस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज का आप बोलिए तो निचला एक स्टेप है। निचला स्टेप इसलिए आप कह सकते हैं कि ऐसे स्पीसीज जिनके इंडेंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा हों। ये बात समझिएगा, यहाँ पे आपका सीरियल वाइज चल रहा है। ऐसे स्पीसीज जिनके एक्सटिंक्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो उनको इंडेंजर्ड बोले थे। ऐसे स्पीसीज जिनके एक्सटिंक्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो उसको आप क्या बोले थे, इंडेंजर्ड। अब ऐसे स्पीसीज जिनके इंडेंजर्ड होने का चांसेस ज़्यादा हो उसको आप क्या बोलिएगा, वल्नरेबल स्पीसीज। उसको हम क्या बोलेंगे, वल्नरेबल स्पीसीज। फिर से बताते हैं, ऐसे स्पीसीज जिसके इंडेंजर्ड होने का चांसेस ज़्यादा उसको हम लोग बोलेंगे वल्नरेबल स्पीसीज। तो वल्नरेबल स्पीसीज में जैसे आपका ब्लैक बक है, लियोपार्ड, वाइप्रे है, तो ये सब क्या है आपके वल्नरेबल स्पीसीज में आते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज के आने के कारण ये है कि अगर हम इनको कंजर्व ना करें, अगर इनको हम सेव ना करें तो ये वल्नरेबल से आपका जंप करके किस में जा सकते हैं, इंडेंजर्ड में। और इंडेंजर्ड के आगे का जो स्टेप है आप सभी को पता है कि इंडेंजर्ड के बाद वो आपके प्लांट्स का ग्रुप या जो एनिमल्स का ग्रुप है वो सीधे आपका जाता है एक्सटिंक्ट में। और एक्सटिंक्ट आपका मोस्ट डेंजरस स्टेप है। एक्सटिंक्ट में जाने के बाद आपका कोई किसी भी तरह का प्लांट्स का नंबर नहीं बचता है, एनिमल्स का नंबर नहीं बचता है और हमारा जो फ्यूचर होता है उसको देखने, पढ़ने, सुनने से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। तो वल्नरेबल स्पीसीज के बारे में आपने समझा। वल्नरेबल स्पीसीज के बाद आपको जानना है रेयर स्पीसीज के बारे में कि रेयर स्पीसीज क्या होता है। तो रेयर स्पीसीज के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। रेयर स्पीसीज के बारे में आपको बताएं कि रेयर स्पीसीज आप उस स्पीसीज को कहते हो जो आपका क्वांटिटी में क्या हो, बहुत स्मॉल हो। ऐसे स्पीसीज जो क्वांटिटी में, जिनकी संख्या जो हो, जो क्वांटिटी में बहुत कम हो, जो नंबर्स में क्या हो, हाईली स्मॉल हो, उनको हम क्या कहेंगे, रेयर स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, यानी ऐसे स्पीसीज जो क्वांटिटी में बहुत कम हो, ऐसे स्पीसीज जो नंबर्स में बहुत कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर स्पीसीज बोलेंगे। रेयर स्पीसीज के बाद आपको पढ़ना है रेयर स्पीसीज के बाद आपको जानना है थ्रीटेंड स्पीसीज के बारे में। ये आपका स्पीसीज बहुत, अब देखिए थ्रेटेड स्पीसीज तो कोई खास टाइप के स्पीसीज नहीं है, ये कोई पार्टिकुलर कलेक्शन को हम नहीं बोले हैं, ये कोई पार्टिकुलर ग्रुप को नहीं बोले हैं।
थ्रीटेंड स्पेसीज के पहले जो आप 3 स्पेसीज पढ़े हैं कौन कौन से? थ्रीटेंड स्पेसीज के पहले जो आप 3 स्पेसीज पढ़े हैं कौन कौन से? इंडेंजर्ड पढ़ा आपने, फिर आपने क्या पढ़ा? इंडेंजर्ड स्पेसीज के बाद आपने पढ़ा रेयर स्पेसीज, फिर वल्नरेबल। ठीक है, तो इंडेंजर्ड, रेयर और वल्नरेबल, ये तीनों जो आपके स्पेसीज होते हैं, इन तीनों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं? थ्रीटेंड स्पेसीज। थ्रीटेंड का मतलब होता है डरना, डराना, यानी कि ऐसी संख्या जो हमारे लिए, हमारे पॉपुलेशन के लिए एक डर का सबक हो, जिसको बचाना हमारे डर का सबक हो। अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा फ्यूचर उससे वंचित रह सकता है, हमारा फ्यूचर उसको देख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है। जो मूवीज़ में ही रह जाएंगे, फोटोज़ में ही रह जाएंगे, गैलरीज में ही रह जाएंगे, तो उसको, उस सारे स्पेसीज को हम क्या कहते हैं? थ्रीटेंड। तो कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड भी आपके थ्रीटेंड है, रेयर भी थ्रीटेंड है और वल्नरेबल भी थ्रीटेंड है। तो इंडेंजर्ड, रेयर और वल्नरेबल तीनों को कंबाइंड रूप से आप क्या कहोगे? थ्रीटेंड स्पेसीज कहोगे। तो ये जो आपके टाइप्स ऑफ स्पेसीज थे, इसको आपने तो पढ़ लिया। अब ये जितने भी आपके स्पेसीज के टाइप्स हैं, चाहे वो थ्रीटेंड हो, वल्नरेबल हो, रेयर हो, एक्सटिंक्ट हो या आपका एंडेमिक हो, ये सारे स्पेसीज के डेटा को, इन सारे स्पेसीज के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और उनको किस प्रकार से सेव करना है, कैसे उनको बचाना है, कैसे उनको कंजर्व करना है, उसके लिए एक बुक बनाया गया, उसके लिए एक कलेक्शन ऑफ डेटाज बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डेटा बुक। ये रेड डेटा बुक जो कि आपका एक कम्युनिटी और एक संस्था के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और ये रेड डेटा बुक हर एक 5 से 10 सालों में एक बार री इवेल्यूएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज और अदर स्पेसीज। तो रेड डेटा बुक जो होता है, ये आपका रिकॉर्ड मैनेज करता है, ये रिकॉर्ड रखता है, जो रिकॉर्ड आपके इंडेंजर्ड स्पेसीज में रिकॉर्ड, इंडेंजर्ड स्पेसीज जैसे प्लांट के और एनिमल्स के जितने भी आपके इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, उनके रिकॉर्ड को जो मैनेज करता है, मेंटेन करना है, रखता है, वही होता है आपका रेड डेटा बुक। क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा, अगर ये नंबर नहीं रहेगा, अगर आपको ये क्वांटिटी नहीं पता रहेगी, तो कहीं ना कहीं हम इनको कंजर्व करने से, हम इनको सेव करने से वंचित रह जाएंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा कितने हैं, कितने बचे हैं और कितना हो रहे हैं, कितने अभी ग्रोथ कर रहे हैं, कितने बेबीज हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने आपके डेट कर चुके हैं। ये सारी डेटा होती तभी जाके आप कंजर्व कर पाओगे, ये सारी डेटा आपको पता रहेगी तभी आप उसको सेव कर पाओगे। तो ये सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स का या सारे इंडेंजर्ड प्लांट्स का जो रिकॉर्ड रखता है, वही हमारा होता है कौन? रेड डेटा बुक। अब ये रेड डेटा बुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो रेड डेटा बुक जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IUCNNR भी कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक संस्था है, एक कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी के द्वारा इस रेड डेटा बुक को पब्लिश किया जाता है और देन उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड के रूप में मैनेज किया जाता है। पहली बार जो ये रेड डेटा बुक है वो एनिमल्स के लिए लाई गई, और एनिमल्स के लिए जो पहली बार रेड डेटा बुक आई वो 1991 में, ठीक है, 1991 में आई, जिस वक्त इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में कंजर्व करने के बारे में सोचा गया, इंडेंजर्ड एनिमल्स को सेव करने के बारे में सोचा गया। तब ये देखा गया कि हमको एक रिकॉर्ड की ज़रूरत है, हमको एक ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा की ज़रूरत है जो हमको ये बताए कि ये इंडेंजर्ड एनिमल्स की क्वांटिटी क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल्स का नंबर क्या है। तो उसके लिए इस रेड डेटा बुक का जो है वो पब्लिकेशन किया गया। नेक्स्ट है आपका फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना बेसिकली बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का ही 2 पार्ट है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? आपके अलग अलग लाइफ का वैरायटीज है, अलग अलग वैरायटीज के लाइफ को एक साथ हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अब इसी वैरायटीज को अगर आप 2 पार्ट में बांट देते हो,
फ्लोरा में और फौना में। ऐसी वेराइटीज को आप दो पार्ट में अगर बांट देते हो, फ्लोरा में और फौना में, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है प्लांट्स के कलेक्शन और एनिमल्स के कलेक्शन पे। तो फ्लोरा जो होता है ये बेसिकली एक पार्टिकुलर एरिया का, एक पार्टिकुलर रीजन का जो भी प्लांट्स का कलेक्शन होता है या जो ग्रुपिंग होता है या कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं। तो फ्लोरा इज ए कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ plants which inhabit by nature in a particular area or a region। एक खास प्रकार के क्षेत्र या एक खास प्रकार के एरिया के अंदर वो सारे प्लांट्स का ग्रुप या वो सारे प्लांट्स का कलेक्शन जो प्लांट्स उस खास प्रकार के एरिया में हैबिचुअल होते हैं, उस खास प्रकार के एरिया में आवास शेल्टर लेते हैं, रहते हैं, उन सारे प्लांट्स के कॉम्बिनेशन को, उन सारे प्लांट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स के लिए। फिर फौना आपका आता है सेम चीज, एक पार्टिकुलर रीजन, एक पार्टिकुलर एरिया के नेचर के द्वारा वो सारे एनिमल्स का कलेक्शन, वो सारे एनिमल्स का कलेक्शन जो उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर रीजन में हैबिचुअल होते हैं, रहते हैं, अपना शेल्टर लेते हैं, अपना एडेप्टिव कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन को, कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फौना बोलेंगे। तो फौना इज द कलेक्शन ऑफ scientific description of animals which inhabit by nature at a particular region or particular area। एक particular area और एक particular region के नेचर के द्वारा वो एनिमल्स का सारा कलेक्शन, जिस एनिमल्स के कलेक्शन को हैबिटेट प्रदान किया जाता है और उनके लिए एडेप्टिव कंडीशंस फुलफिल कराई जाती है, उनको हम क्या कहेंगे? फौना कहेंगे। तो ये था आपका फ्लोरा एंड फौना। बेसिकली सिंपल में ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया को फ्लोरा कह दो और ग्रुपिंग ऑफ प्लांट एनिमल्स एट ए पर्टिकुलर एरिया को आप लोग फौना कह सकते हो। चलिए, फ्लोरा और फौना को थोड़ा सा और डिटेल रूप में अच्छे से ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखें तो ये जो लेफ्ट साइड आप देखें ये, ठीक है, तो ये सारा आपका एक पार्टिकुलर एरिया के प्लांट्स का ग्रुपिंग है। ये टोटल जो है वो आपके पार्टिकुलर एरिया के क्या है? प्लांट्स का ग्रुपिंग है, ठीक है, ये सारा प्लांट्स का ग्रुपिंग है। अभी टोटल प्लांट्स को आप क्या कह सकते हो? ये एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले या हैबिचुअल होने वाले आपकी ग्रुपिंग है। ये आपका हो गया फ्लोरा, प्लांट्स का ग्रुपिंग है तो फ्लोरा। अब इधर आइए, ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका कलेक्शन है, ये एनिमल्स का कलेक्शन है और ये एनिमल्स का कलेक्शन एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले या एक पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेट होने वाले एनिमल्स है। इनके कलेक्शन को आप क्या कह सकते हो? इनके कलेक्शन को आप कहोगे फौना। तो आपने समझा कि फ्लोरा क्या है और फौना क्या है। तो पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर रीजन के प्लांट्स के कॉम्बिनेशन को फ्लोरा कहोगे और पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर रीजन के एनिमल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे? फौना बोलोगे। नेक्स्ट आपको जानना है इकोसिस्टम के बारे में। इको का मतलब होता है हमारा एक ऐसा एरिया जिस एरिया में लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग और प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इकोसिस्टम समझिए, इकोसिस्टम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ एक दूसरे पे डिपेंड होके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक बैलेंस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, एक बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हो। दैट ऑल सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम आपका जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसमें वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम को और अच्छे से समझने का ये बेस्ट एक ग्राफिक है आपके लिए, एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें आप इकोसिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिविंग थिंग्स है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, वेट, चलिए ये आपका हुआ ह्यूमन बीइंग। ये देखिए एक्वेटिक एनिमल, लिविंग थिंग, ये देखिए नॉन लिविंग थिंग, ये देखिए लिविंग थिंग, ये वाटर, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। चलिए ये देखिए स्टोन या माउंटेन, ये क्या है आपका नॉन लिविंग थिंग। तो ये नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग का ये एक जो कलेक्शन है जिसमें सारे आपके कंपोनेंट
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जिसमें सारे आपके कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस ऑल सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स भी हो, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो, एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करते, अपने जीवन को वहाँ एग्जिस्ट भी करते हैं। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, इस फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपका चैप्टर इंड होता है, अभी चैप्टर का अभी आधा पार्ट अभी बाकी ही है, अभी आधा पोर्शन बाकी है। बहुत आराम से हम लोग वो भी पार्ट कवर करेंगे और अपने इंटायर चैप्टर को बिना किसी डाउट के साथ हम लोग खत्म करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें आप इंट्रोडक्शन के बारे में देखे, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में देखा आपने, बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा, स्पेसीज के बारे में देखा, उसके टाइप्स के बारे में देखा, साथ ही साथ फ्लोरा फौना के बारे में देखा, फिर आपने इकोसिस्टम के बारे में देखा। इसके आगे का जो कंटेंट है, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, प्लांट्स को कंजर्व करेंगे, एफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या है, उसको कंजर्व करना क्यों जरूरी है। ये इंटायर जो टॉपिक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। मन लगा के पढ़ाई कीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए दीक्षांत एडुटेक से। थैंक यू। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।